इससे पहले क्लासेस में मैंने आपको ये बताया था कि नंबर ऑफ सिग्नल कितने होते हैं और फिर उन सिग्नल की स्थिति क्या होती है। उन सिग्नल की स्थिति का ही कंटिन्यूशन में हम ले रहे हैं, यानी नंबर ऑफ सिग्नल और सेकंड हम कह रहे हैं पोजीशन ऑफ सिग्नल। सिग्नल की जो पोजीशन होगी या स्थिति होगी वो हम किसके सापेक्ष देखते हैं, टीएमएस के सापेक्ष देखते हैं। ये पिछले वीडियो में हमने बताया था। अब टीएमएस के सापेक्ष या तो सिग्नल क्या होगा, टीएमएस की तरफ होगा, तो यानी उसको हम बोल देंगे उच्च क्षेत्र की ओर या अपफील्ड में, और या अगर वो इधर दूर होता है तो उसे हम बोलेंगे निम्न क्षेत्र या डाउनफील्ड की ओर, या उसे हम कहेंगे डाउनफील्ड में। यानी और ये भी मैंने आपको पिछले में बताया था कि शील्डिंग शिफ्ट द सिग्नल अपफील्ड और डी शील्डिंग शिफ्ट द सिग्नल डाउनफील्ड। यहाँ जो हम सिग्नल देखते हैं वो टीएमएस के सापेक्ष देखते हैं और दो स्केल पर देखते हैं, डेल्टा और टॉ स्केल पर। दोनों का जो सम होता है वो हम कितना होता है, वो हम कितना मानते हैं, 10 ppm के बराबर। तो इसलिए टीएमएस जो है वो 0 ppm डेल्टा स्केल पर है, तो वही टीएमएस टॉ स्केल पर 10 ppm के बराबर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि टीएमएस को हम रेफरेंस के रूप में उपयोग में क्यों लेते हैं। तो आपको ये ध्यान है, जब मैंने पिछले वीडियो में पहले जो वीडियो हुए थे उनमें मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल लेके इथाइल क्लोराइड का, जिसमें हमने कहा था इसमें 2 तरह के तुल्य प्रोटॉन हैं, तो इसके नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो गए, ये 3 का 1 सिग्नल और दूसरे का 1 सिग्नल, यानी इसमें नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो गए, 2, यानी 2 सिग्नल हमको प्राप्त होंगे। अब बात आती है इसमें पोजीशन क्या होगी इन सिग्नल की, तो अभी जब हम इसके फैक्टर पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तीसरा आता है पीक एरिया और पीक इंटेंसिटी, जो हम नेक्स्ट क्लासेस में आगे पढ़ेंगे। तो पीक एरिया पीक इंटेंसिटी की जो हम बात करें, यानी सिग्नल की तीव्रता किस प्रकार से होगी, वो डिपेंड किस पर करती है, वो उस पर्टिकुलर कार्बन पर कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन है उस पर डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पर 3 प्रोटॉन एक कार्बन पर है और यहाँ 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन एक कार्बन पर है, तो 3 प्रोटॉन की सिग्नल की तीव्रता 2 प्रोटॉन के सिग्नल की तीव्रता से अधिक होगी। और यहाँ जब हम देखते हैं टीएमएस में 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन उपस्थित है, ये रे 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन, और 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन की तीव्रता तो हाईएस्ट होगी। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी हम इसके सापेक्ष लेंगे कोई भी शायद ऐसा नहीं होगा जिसके 12 प्रोटॉन इक्विवेलेंट हो। तो 12 प्रोटॉन इक्विवेलेंट होने की वजह से यहाँ पर हम उसको क्या करते हैं, हाईएस्ट तीव्रता के होने की वजह से हम यहाँ पर उसको टीएमएस को उपयोग करते हैं। ये तो एक कारण हुआ। अब टीएमएस को 0 क्यों मानते हैं, तो टीएमएस में हमने क्या देखा, ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम नहीं करता। अभी मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या प्रभाव पड़ता है। एक बार अभी केवल इसके टीएमएस के सापेक्ष देख के हम यूँ कर सकते हैं कि हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो क्या करता है, डी शील्डिंग दिखाता है। डी शील्डिंग से सिग्नल डाउन फील्ड में चला जाता है, जबकि सिलिकॉन यहाँ पर है और सिलिकॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो सिग्नल आपको कहाँ मिलेगा, अप फील्ड पर। तो इसलिए यहाँ पर सिग्नल हमें अप फील्ड पर मिलता है और बाकी सारे सिग्नल हम उसके सापेक्ष डाउन फील्ड पर मानते हुए कर लेते हैं, यानी टीएमएस के सापेक्ष जो सिग्नल हुआ वो डाउन फील्ड पर। तीसरा नंबर हुआ लो बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है लगभग 26 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस तक। तो अब जब इतना कम बॉइलिंग पॉइंट है तो आपने किसी भी कंपाउंड को जब आप मेजर्ड कर रहे हो तो उसको टीएमएस के सापेक्ष ले लेते हैं। जो उधर की तरफ पीक आती है, यानी जो बिल्कुल जिसमें जो बिल्कुल स्टार्टिंग में अपफील्ड पर जो पीक आती है उसको तो हम टीएमएस मान लेते हैं, और जो कंपाउंड हमें मिल रहा है उसकी हम उसके सापेक्ष पीक मान लेते हैं। तो ये जो और लो बॉइलिंग पॉइंट होने से फ़ायदा क्या होता है कि इसको बाद में जब आपने उसको यूज़ करा तो बाद में आप उसको वापस से बॉयल करके हटा सकते हो। जब यानी आपने स्पेक्ट्रा ले लिया या आपने सिग्नल को प्राप्त करा तो आप टीएमएस को वापस दूर कर सकते हो। और चौथा नंबर ये केमिकली इनर्ट है, क्योंकि अगर मान लो आपने इसको किसी भी कंपाउंड के इसके साथ मिलाया टीएमएस के साथ और अगर वो रिएक्शन कर लेता है तो फिर हमारे पीक का जो है वो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वो पीक डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो वो केमिकली इनर्ट कंपाउंड है। इनर्ट कंपाउंड किस वजह से है, क्योंकि इस पर 4 मिथाइल ग्रुप और मैथाइल ग्रुप जो होते हैं या हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो जनरली अनरिएक्टिव या लेस रिएक्टिव होते हैं। कौन से, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसलिए हम टीएमएस को इन 4 कारणों से उपयोग में लेते हैं। अब हम देखते हैं कि रासायनिक शिफ्ट या विस्थापन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कारक है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। मैंने आपको बोला था, अभी आपको बताया था पिछले में, कि जो CH सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, CH सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये वाला, ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इस प्रोटॉन की शील्डिंग के लिए। जस्ट पिछले वीडियो में आपको बताया था CH सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये
प्रोटॉन के चारों ओर परिसंचरण करता है, एक सेकेंडरी फील्ड जनरेट करता है, और ये सेकेंडरी फील्ड जो एक्सटर्नल फील्ड है उसके पोजीशन में होता है, उसका विरोध करता है। यानी ये जो सेकेंडरी फील्ड है ये एक्सटर्नल फील्ड से इस प्रोटॉन को बचाता है। तो अब अगर मान लो हमने उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई ग्रुप जोड़ दिया, जैसे हम यहाँ पर सभी देखो मिथाइल है, मिथाइल की पीक तो एक ही होनी चाहिए, सारे प्रोटॉन की एक ही होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही हमने इसमें क्या कर दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जोड़ दिए, ये रहा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हम जानते हैं यहाँ से यहाँ जाने पर, यानी RHS से LHS की ओर जाने पर, राइट से लेफ्ट की ओर जाने पर हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, यानी माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है। तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ने से क्या हो जाएगा, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यानी ये मिथाइल ग्रुप में हैलोजन जुड़ा हुआ है, जैसे हम वापस से एक बार लिखते हैं, मिथाइल ग्रुप में हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो वो CH प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो सेकेंडरी फील्ड जनरेट कर रहा था और जो शील्डिंग का कारण था, अगर आपने उससे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जोड़ दिया तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, और CH सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोटॉन पर कम हो जाएगी। और वो CH सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन के शील्डिंग का कारण था, यानी उसको बचा रहा था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, अब वो उतना नहीं बचा पाएगा। तो ऐसी स्थिति में सिग्नल कहाँ चला जाएगा, डाउन फील्ड की ओर। यानी अब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ने से सिग्नल क्या हो जाएगा, डीशील्डेड हो जाएगा, और वो डाउन फील्ड की ओर सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा। मैंने आपको कहा था डीशील्डिंग शिफ्ट द सिग्नल डाउन फील्ड। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप CH सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देगा, और यही इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शील्डिंग का कारण थी, और अब वो शील्डिंग उतनी नहीं हो पाएगी, तो वो कहाँ चला गया, डीशील्डिंग, उसकी डीशील्डिंग हो गई और डाउन फील्ड की ओर चला गया। इसी तरह से अब हमने एक और एग्जांपल लिया, CH3Cl और CH3CH2Cl। हम इस वाले मिथाइल ग्रुप पर प्रभाव को देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया कि बिल्कुल क्लोजेस्ट है, और यहाँ इस जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है यानी हैलोजन जो है उसका डिस्टेंस ज़्यादा है, तो अब इसका प्रभाव इस पर अधिक नहीं हो पाएगा, जबकि इसमें ये नज़दीक होने की वजह से प्रभाव अधिक होगा। तो अब यहाँ पर डीशील्डिंग ज़्यादा होगी, यहाँ डीशील्डिंग कम होगी इस मिथाइल ग्रुप पर। तो अब फिर डीशील्डिंग ज़्यादा किस पर होगी, इस पर। तो इसलिए हमको दो अलग अलग पीक प्राप्त होती है। मैंने आपको कहा था CH3 CH2Cl की। अगर अभी इसी एग्जाम्पल में हम देखें तो हम कहाँ पर कहेंगे सबसे ज़्यादा डाउन फील्ड पर कौन सी होगी, वो होगी CH2 की, यानी ये सबसे ज़्यादा डाउन फील्ड पर। और इसके सापेक्ष यदि अगर हम यहाँ सिग्नल की बात करें, मान लो हमें दो पीक प्राप्त हुई, जैसे एक मान लो ये प्राप्त हुई और एक मान लो हमको इस तरह से कोई और प्राप्त हुई, तो अब हम कहेंगे जो सबसे ज़्यादा डाउन फील्ड पर वो कौन सी हो गई, वो तो हो गई CH2 की, और सबसे ज़्यादा अप फील्ड पर किसकी हो गई, वो हो गई हमारे वो CH3 की। ठीक है। अब आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या प्रभाव डालता है, हम जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे हमने लिया मान लो अल्कोहल का एग्जांपल, ये किस वजह से होता है, ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के कारण। यानी ये आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ले लिया, इधर की तरफ हमने पॉजिटिव ले लिया, इधर हमने पॉजिटिव ले लिया, इधर हमने नेगेटिव ले लिया। तो अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के कारण, जैसे हमने अल्कोहल का एग्जांपल लिया, अल्कोहल में इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ये ऑक्सीजन दूसरा जुड़ा हुआ है इससे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के कारण ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन अपनी तरफ इसको क्या करेगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन की भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो कम कर देगा। तो इसलिए ये सिग्नल का मैंने यही कहा आपको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगी अगर प्रोटॉन पर तो वो क्या होगा, शील्डिंग दिखाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो वो क्या हो जाएगा, डी शील्डिंग होगी। ऐसी स्थिति में सिग्नल हमें 4.35 ppm पे प्राप्त हो रहा है। जबकि अगर हमने CCl4 सॉल्वेंट ले लिया तो उस स्थिति में अब चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी ओर OH बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, वो नहीं कर पाएगा, तो सिग्नल अप फील्ड की ओर चला जाएगा। अब तीसरा प्रभाव होता है वंडरवाल परिरक्षण, विपरिरक्षण या वंडरवाल डीशील्डिंग।
अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, यानी ये R हो गए, ये R 2 ग्रुप हो गए, ये R 3 ग्रुप हो गए। अगर यूँ देखें तो ये R जो है यानी एल्काइल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। प्लस आई इफेक्ट दिखाने के कारण ऊपर से नीचे जाने पर होना तो क्या चाहिए था, प्लस आई इफेक्ट के कारण शील्डिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी हमने क्या कहा था, माइनस आई इफेक्ट क्या दिखाता है, डी शील्डिंग। तो ये प्लस आई इफेक्ट को क्या दिखाना चाहिए था, शील्डिंग को दिखाना चाहिए था। तो पीक आपके कहाँ पर आनी चाहिए थी, उल्टा होना चाहिए था ये, यानी कि 1.5, 1.3 और 0.9 ऐसे होना चाहिए था, लेकिन पीक हमारे इस क्रम में आ रही है। उसका कारण ये होता है कि बल्कि ग्रुप जब आ जाते हैं, यानी ये जो ग्रुप हो गए, ये क्या करते हैं, प्रोटॉन पर जो CH इलेक्ट्रॉन है उसके परिसंचरण में बाधा। तो CH बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की शील्डिंग का कारण था, इस बल्कि ग्रुप के कारण अब वो CH बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन परिसंचरण आसानी से नहीं कर पाएगा। वो इसी कारण से अब ये जो बल्कि ग्रुप के कारण इसका जो सिग्नल होगा वो डाउन फील्ड पर प्राप्त होगा। और इसी तरह का हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मिथाइल ग्रुप है, बल्कि ग्रुप, ये इस प्रोटॉन की शील्डिंग की जगह उसे डी शील्डेड उसे कर देता है, यानी इस मैथिल ग्रुप के कारण इस प्रोटॉन का सिग्नल भी डाउन फील्ड की ओर आ जाता है। अब चौथा एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं, चौथा जो इसमें कारक है या फैक्टर है वो है एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट या वलय धारा प्रभाव। एन आइसोट्रोपिक प्रभाव, एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट और रिंग करंट इफेक्ट भी इसे हम कहते हैं। ये हम देख चुके हैं जब हमने पिछली क्लास में हमने बताया था कि जिसमें हमने कहा था कि एक तो एल्काइन होता है, एल्काइन में जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होता है। ये मैंने इस तरह से छोटा सा बता रखा है, यानी वो एक तरह से क्या दिखाता है, डाई मैग्नेटिक एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट दिखाता है। जबकि जो एल्कीन और बेंजीन में है, जिसमें हमने कहा था जो पाई इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन के कारण जो सेकेंडरी फील्ड है और जो एक्सटर्नल फील्ड है उनकी डायरेक्शन एक ही होती है, इसलिए उसे अनुचुंबकीय एन आइसोट्रोपिक या पैरामैग्नेटिक एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। और हमें ये पता है कि ये वाले के कारण, यानी प्रतिचुंबकीय एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट के कारण सिग्नल जो होता है वो अप फील्ड की ओर चला जाता है क्योंकि उसमें शील्डिंग होती है, जबकि इसके कारण क्या होता है, वो सिग्नल डाउन फील्ड की ओर चला जाता है क्योंकि वहाँ डी शील्डिंग होती है। पहले की जो क्लासेस थी उसमें मैंने आपको बताया था कि NMR स्पेक्ट्रा में नंबर ऑफ सिग्नल किस प्रकार से निकाले जाते हैं और उस सिग्नल की स्थिति किस प्रकार से होती है, उनको कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्टेड करते हैं। अब यहाँ जो हमने लिया है अभी इस क्लास के अंदर, यानी जो हमारी अब 6th क्लास है, इसके अंदर हम क्या बता रहे हैं, रासायनिक शिफ्ट कुछ ये हमने कंपाउंड लिए, उनके जो प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा है वहाँ उनकी क्या स्थिति होती है, जो TMS के सापेक्ष जो प्रोटॉन की स्थिति होती है इन कंपाउंड के प्रोटॉन की, वो हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है। जैसे हमने कहा साइक्लोप्रोपेन है, ये 0.2 ppm पर देता है, इसकी पीक जो आती है 0.2 ppm पर, क्योंकि TMS को तो हम 0 ppm मानते हैं, उसके सापेक्ष हमने लिया। साइक्लोप्रोपेन के जो प्रोटॉन है उसकी है सभी की सभी समान होंगे, इक्वलेंट होंगे, एक ही पीक आएगी और 0.2 ppm पर आएगी। यहाँ हमने लिया RCS3 और एक हमने लिया ये मिथाइलिन ग्रुप और एक हमने टर्शियरी प्रोटॉन लिया। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 तरह के हो गए। ये मैंने आप अगर यूँ देखें हम तो हम देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर, यानी इन 3 में हम बात करें, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट से हमने कहा था शील्डिंग होती है, प्रोटॉन क्या होता है, अप फील्ड की ओर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटॉन है ये 0.9, 1.3 और 1.5 की ओर जा रहा है, यानी कि डाउन फील्ड की ओर शिफ्ट हो रहा है। इसका कारण मैंने आपको बताया था, वंडर वाल डी शील्डिंग। अब इसमें हमने लिया जो बेंजीन के साथ, यानी कि एक तरह से टोलुइन हमने लिया, बेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब मिथाइल ग्रुप की जो पीक है वो 2.2 से 2.5, यानी इनके सापेक्ष वो एक तरह से डाउन फील्ड पर है। एल्काइन का मैंने आपको कहा था अप फील्ड पर आती है, तो ये 2 से 3 की ओर है एल्काइन प्रोटॉन की। एल्कीन और बेंजीन प्रोटॉन हमने कहा था, जब पिछले में हमने लिया था उसमें हमने कहा था डाउन फील्ड पर आती है, तो ये हम देख रहे हैं 4.6 से 5, 6 से 8.5 तक इन दोनों की पीक आई है। यहाँ एक एग्जाम्पल हमने लिया जिसमें हमने लिया ईथर, ये लिया हमने एल्कोहल और ये भी एल्कोहल, और यहाँ फिनॉल हमने लिया। तो हम ईथर की जब बात करते हैं इसके ईथर में, तो ईथर में ये जो प्रोटॉन है, चूँकि ये प्रोटॉन जब आप ऑक्सीजन के सापेक्ष देखेंगे तो ऑक्सीजन के सापेक्ष ये इस प्रकार से हुआ OCH, यानी इनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट, या हम यूँ कह सकते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये जो CH जो बॉन्ड का CH जो प्रोटॉन है उसकी पीक डाउन फील्ड पर आ गई।
इसी तरह से इसकी भी जो पीक आई वो 3.3 से 4 पर आई। सेम यही कंडीशन ईथर वाली इस एल्कोहल के अंदर भी, इस वाले प्रोटॉन की, इसकी नहीं, इसकी तो हमने बाद में लिखी है। अब ये एल्कोहल की, ये रहा एल्कोहल की, इस एल्कोहल की पीक जो इस ऑक्सीजन के कारण, चूंकि यहाँ तो ऑक्सीजन और प्रोटॉन के बीच में एक कार्बन आ गया था, यानी 2 बॉन्ड आ गए थे, यहाँ ऑक्सीजन डायरेक्ट ही एल्कोहल से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट अल्कोहल के ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन का डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट पड़ा और ये पीक 5.5 ppm तक शिफ्ट हो गई। यहाँ हमने फिनॉल का लिया तो ये फिनॉल का माइनस आई इफेक्ट, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये 12 ppm तक इसकी पीक आती है, इस प्रोटॉन की पीक 12 ppm तक आती है। ये एक एग्जाम्पल लिया हमने एल्डिहाइड का और एसिड का। एल्डिहाइड में और एसिड में हम दोनों में देख रहे हैं कि ये पीक जो आ रही है 9 से 10 और 10.5 से 12 तक। यहाँ कार्बोनिल ग्रुप और ऑक्सीजन दोनों के कारण, इस दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये जो प्रोटॉन है उसकी पीक 12 ppm तक सरक गई और लास्ट में आ गया इनोलिक प्रोटॉन की, जिसकी 15 से 17 ppm तक पीक प्राप्त हुई। अब अभी तक हमने बता दिया था आपको नंबर ऑफ सिग्नल, दूसरा बता दिया था पोजीशन ऑफ सिग्नल, जिसमें हमने कुछ प्रोटॉन की पोजीशन को बताया है। अब यहाँ हम ले रहे हैं थर्ड टॉपिक जो आ गया, वो है सिग्नल की तीव्रता, या हम कहेंगे पीक एरिया और पीक इंटेंसिटी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन गिविंग राइज टू सिग्नल, यानी ये एक कार्बन पर कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं ये उस पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। जैसे हमने लिया, मान लो ये इथाइल क्लोराइड का, अब हमने कहा यहाँ पर चूँकि हमें ये तो पता ही है इसमें कितने टाइप के इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तो यहाँ 2 टाइप के इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, एक ए टाइप का और एक बी टाइप का। तो इसका मतलब हमको सिग्नल कितने प्राप्त होंगे, यहाँ पर 2 सिग्नल प्राप्त होंगे। ये तो हमने कहा नंबर ऑफ सिग्नल की बात करी। दूसरा हमने कहा पोजीशन ऑफ सिग्नल। पोजीशन ऑफ सिग्नल में चूंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप डायरेक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है CH2 के साथ, यानी मिथाइलिन ग्रुप के साथ, तो इस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा, जिससे क्या होगा, इसकी जो पीक होगी, इस प्रोटॉन की पीक यानी ए की, वो कहाँ पर आएगी, डाउन फील्ड पर। किसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष, इस मिथाइल ग्रुप की, यानी मिथाइल ग्रुप के जो प्रोटॉन है उसके सापेक्ष, यानी ये बी जो है उसकी पीक कहाँ पर होगी, इसके सापेक्ष अप फील्ड पर आएगी। यानी अगर मैं मान लो पीक इस तरह से मैं बताता हूँ इनका, तो ये हमने लिया जैसे TMS की ली, और ए हमने क्या कहा, डाउन फील्ड पर, यानी ये ए की हो गई पीक, या यहाँ मैं ए लिख देता हूँ और यहाँ हमने कह दिया बी। अब चूंकि हम कह रहे हैं कि बी जो है वो 3 प्रोटॉन के कारण है और 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन ज़्यादा एब्जॉर्प्शन दिखाएंगे 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन की तुलना में, अतः जो बी की जो पीक होगी उसकी इंटेंसिटी ए की तुलना में ज़्यादा होगी, बी की इंटेंसिटी ए की तुलना में ज़्यादा होगी। TMS से तो कम होगी, क्योंकि TMS में तो 12 प्रोटॉन के कारण होती है। अब इसी तरह का एक और एग्जाम्पल हमने लिया, यहाँ लिया हमने ये असिमेट्रिक ईथर लिया, इसमें ये 9 प्रोटॉन है बी वाले, और यहाँ पर ए जो हो गए वो 3 प्रोटॉन है। तो अब यहाँ आपस में ये इसकी 2, यानी हमें भी यहाँ पर भी 2 पीक प्राप्त होगी, और इसमें जो सबसे ज़्यादा डाउन फील्ड पर होगी, क्योंकि ऑक्सीजन इस मिथाइल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन और मिथाइल ग्रुप के बीच में ये कार्बन आ गया। तो डाउन फील्ड पर हमको कौन सा प्राप्त होगा, डाउन फील्ड पर हमको ए की पीक प्राप्त होगी, और अप फील्ड पर हमको किसकी पीक प्राप्त होगी, बी की, ये TMS की हो गई। तो अब बी की पीक चूंकि नो एच के कारण है, यानी ये 9 प्रोटॉन के कारण है, जबकि ये किसके कारण है, 3 प्रोटॉन के कारण, तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी इसकी तुलना में लगभग 3 गुनी होगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब एक अलग तरह का एग्जाम्पल लेते हैं, इन दोनों को पहले मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। अब एक अलग तरह का एग्जाम्पल लेते हैं, C11H16। मान लो हमको पीक इंटेंसिटी का रेशियो मिला A, B और C, जो हमने ये C11H16 है, हमें कंपाउंड नहीं पता, अननोन कंपाउंड, तो हमने कहा A, B, C की जो पीक की तीव्रता है उसका रेशियो है 8.8, 2.9 एंड 3.8। अब इसके इस पीक इंटेंसिटी के जो है पीक एरिया अगर हमें दिया गया हो, तो उससे हम कैसे निकाल सकते हैं कि कितने तरह के इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, ये यहाँ पर कितने तरह के इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। तो पहले तो हमें ये पता लगी गया कि 3 तरह के इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, लेकिन अब वो 3 तरह के इक्विवेलेंट तो है, लेकिन वो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, यानी इक्विवेलेंट प्रोटॉन है कितने। यानी कि जैसे अगर हमने यहाँ कहा तो 3 इक्विवेलेंट, 2 तरह के इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, ये 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, यहाँ 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तो यहाँ हमें ये तो पता लग गया 3 तरह के इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, लेकिन वो कितने कितने हैं वो हम इसके आधार पर देखेंगे।
और सबसे पहले हम इनको कम जोड़ लेंगे, सम कर लेंगे इनका। और चूंकि इस फॉर्मूले में हमें दिया है 16 प्रोटॉन, तो 16H में इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिला 1.03H, 1.03 प्रोटॉन। अब 1.03 की हम इससे 8.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी प्रकार 1.03 का हम 2.9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1.03 का हम 3.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिला 9, 3 और 4। तो यानी इसके पास 9, ये जो है वो 9 इक्वलेंट प्रोटॉन के कारण है, यानी 9H के कारण है। बी की जो पीक है वो 3H के कारण है और सी की जो पीक है वो 4H के कारण है। तो अब उसके आधार पर एक हमने प्रोबेबल स्ट्रक्चर ये बनाई। अब अगर हमें मान लो इसके साथ केमिकल शिफ्ट दिया होता तो हम कंफर्म इस स्ट्रक्चर को कह सकते थे, लेकिन फिर भी यही स्ट्रक्चर बनती है। और पॉसिबिलिटी करेंगे तो हमारी नंबर ऑफ पीक चेंज हो जाएगी। अगर मान लो हम कहते हैं कि नहीं, हम तो चार तरह के मिथाइल इस तरह से जोड़ देते कि एक मिथाइल इधर कर दिया, एक हमने इधर कर दिया, एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया, और पैरा पे कर दिया, तो हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन 10 ही हुए। चलो हमने यहाँ पर CH2 CH3 कर दिया, ये CH3 कर दिया, ये CH3 कर दिया, तो नंबर ऑफ पीक चेंज हो जाएगी और सब कुछ ही चेंज हो जाएगा यहाँ पर। बाकी आगे एग्जाम्पल हम एप्लीकेशन लेंगे तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ देखें तो यहाँ डिफरेंट तरह की पीक हमें प्राप्त होगी। अब ये होता है कि जो हमें इंस्ट्रूमेंट से तो पीक मिलती है वो तो हम मेगाहर्ट्ज़ या हर्ट्ज़ में हम लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ में होती है, पीक जो हमें मिल रही है हम उसको हर्ट्ज़ में ले रहे हैं। तो हम उसको पीपीएम में किस प्रकार से निकालते हैं, एक हमने फॉर्मूला दिया है, डेल्टा बराबर ऑब्जर्व्ड केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज़ अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसको मेगाहर्ट्ज़ में कहेंगे, और ये 10 की मल्टीप्लाई करा उसको 10 की पावर 6 पीपीएम से। अब सपोज अगर हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड केमिकल शिफ्ट है 60 हर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट है 60 मेगाहर्ट्ज़, तो हम क्या करेंगे 60 हर्ट्ज़ अपॉन 60 मेगाहर्ट्ज़ इंटू 10⁻6। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 मेगाहर्ट्ज़ का मतलब हो गया 60 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज़ हो गया, तो हर्ट्ज़ से हर्ट्ज़ कट गया, और यहाँ पर 10⁻6 से 10⁻6 60 से 60, तो ये हमको 1 ppm में पीक जो पीक की जो पोजीशन है वो 1 ppm हमें प्राप्त हुई। तो इस प्रकार हम जो ppm में शिफ्ट को हम दर्शाते हैं। अब यहाँ तो हमने अभी लिया है ये रासायनिक शिफ्ट के कुछ एग्जाम्पल, उसके बाद सिग्नल की तीव्रता। अब नेक्स्ट हम जो वीडियो लेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि जो पीक है क्या वास्तव में जो नंबर ऑफ पीक है वो उतनी ही प्राप्त होती है या उन पीक की स्प्लिटिंग प्राप्त होती है, यानी कि जो जैसे हमने CH3 CH2 Cl लिया तो हमें 2 पीक ही प्राप्त होती है, या वो जो पीक होती है वो अपने पड़ोसी प्रोटॉन से किस प्रकार से स्प्लिट हो जाती है, वो उसकी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। इससे पहले जो क्लासेज हुई थी उसमें मैंने आपको NMR के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, नंबर ऑफ सिग्नल, पोजीशन ऑफ सिग्नल, तीसरा पीक एरिया एंड पीक इंटेंसिटी। और आज हम ले रहे हैं वो है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, यानी सिग्नल का विपाटन। नंबर ऑफ सिग्नल में हमने बताया था इक्वलेंट जो सिग्नल है वो डिपेंड करता है इक्वलेंट प्रोटॉन कितने तरह के हैं, कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने तरह के इक्वलेंट प्रोटॉन है। पोजीशन ऑफ सिग्नल बताता है कि उस डिफरेंट फैक्टर उस प्रोटॉन की जो स्थिति है उसको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। और तीसरा नंबर जो पीक एरिया, पीक इंटेंसिटी है, वो डिपेंड करती है कि कितने प्रोटॉन एब्जॉर्प्शन दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ एक कार्बन पर कितने तरह के एक कार्बन पर कितने इक्वलेंट प्रोटॉन है, ऐसे दूसरे कार्बन पर कितने इक्वलेंट प्रोटॉन है, तो इसकी इंटेंसिटी इससे ज़्यादा होगी। जो हम पिछले में हम देख भी चुके हैं, 3 प्रोटॉन की इंटेंसिटी 2 प्रोटॉन से अधिक होती है। अब लास्ट आता है हमारे स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। ये डिपेंड करता है मेनली स्पिन स्पिन कपलिंग विद नियर बाय प्रोटॉन या नेबरिंग प्रोटॉन, यानी ये पड़ोसी प्रोटॉन के साथ स्पिन स्पिन कपलिंग पर डिपेंड करता है। यानी कि इस प्रोटॉन की कपलिंग इसके साथ होती है और इसी प्रकार से इस प्रोटॉन की कपलिंग इसके साथ होती है, तो इसकी वजह से जो है सिग्नल जो हमको प्राप्त हो रहे होते हैं, यानी यहाँ 2 सिग्नल प्राप्त हो रहे होते हैं, उनका विपाटन हो जाता है। होता किस प्रकार से है, जैसे हमने कहा मान लो हमने CH3 के 3 प्रोटॉन की बात करी, तो 3 प्रोटॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, 3 प्रोटॉन के चक्रण के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ मिथाइलिन जो 2 प्रोटॉन है, मिथाइलिन 2 प्रोटॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के साथ मिथाइलिन 2 प्रोटॉन के चक्रण के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के साथ अंतरक्रिया करता है।
यानी कि 3 जो प्रोटॉन होते हैं CH3 के 3 प्रोटॉन वो CH2 के 2 प्रोटॉन के साथ कपलिंग करते हैं, और उस वजह से जो CH3 का हमको एक सिग्नल प्राप्त हो रहा था, अब वो एक ना होकर, चूंकि वो 3 तरीके से आपस में इनका अरेंजमेंट होता है, तो वो पीक भी कितने में टूट जाती है, वो 3 में स्प्लिट हो जाती है, या उसका जो सिग्नल का जो विपाटन है वो 3 पार्ट में हो जाता है। यानी CH3 के 3 प्रोटॉन का सिग्नल अब CH2 के कारण वो इस तरीके से 3 भागों में बंट जाता है। इसी प्रकार से हम लेते हैं ये वाला कि जहाँ पर हमने कहा अब CH2 प्रोटॉन पर इस CH3 का क्या फ़र्क पड़ता है, तो यहाँ पर भी हम यही कह रहे हैं कि ये CH2 प्रोटॉन का जो सिग्नल होता है वो इन 3 प्रोटॉन के कारण वो कितने में टूट जाता है, वो टोटल 4 भागों में विपाटित हो जाता है, या 4 भागों में उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। यानी कि यहाँ पर अगर इस स्थिति में देखें, हमने कहा कि 2 प्रोटॉन के किस तरीके से अरेंजमेंट हो गए, 4 अरेंजमेंट हो गए जिसमें 2 सिमिलर हुए। यानी कि इन 2 की, यानी कि जब हम एक पीक का विपाटन करेंगे 3 भागों में इस प्रकार से, तो उसमें एक की इंटेंसिटी क्या होगी, इन 2 से ज़्यादा होगी। इसी प्रकार से यहाँ ये 3 प्रोटॉन का जो अरेंजमेंट है वो कितने तरीके से हो गया, वो 8 तरीके से हो गया, जिसमें ये 3 और ये 3 इनकी सिग्नल की जो तीव्रता होगी वो सेम होगी। यहाँ विपाटन कितने तरीके से हुआ, 4 तरीके से हुआ, ये 4 तरीके से, लेकिन यहाँ इन 2 की जो तीव्रता होगी वो इस प्रकार से इनसे फर्स्ट और लास्ट से अधिक होगी। ठीक है। अब अगर मान लो हम कहते हैं कि अगर ये इस तरह से कोई और एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लो हमने ये लिया, अब ये जो है यहाँ पर ये इस प्रकार से, यहाँ अब ये CH2 है, ये अब कितने में, इसका विपाटन कितने में हो जाएगा, इसके सिग्नल का, ये एक इक्विवेलेंट प्रोटॉन है और यहाँ 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तो इसकी वजह से n+1, आप ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे कि पड़ोसी जो अगर पड़ोस में n प्रोटॉन है तो n+1 में इसका विपाटन हो जाएगा। यानी यहाँ चूंकि 1 प्रोटॉन है तो इसका विपाटन कितने में हो जाएगा, 2 में स्प्लिटिंग हो जाएगी। यानी CH2 की जो पीक आएगी वो इस CH की वजह से 1+1 यानी 2 में उसका विपाटन हो जाएगा। इसी प्रकार से CH जो है वो इसके पड़ोस में चूंकि 2 प्रोटॉन है, अतः ये n+1 यानी n+1 मतलब कितना हो गया, 2+1, यानी उसकी जो पीक होगी वो 2+1 यानी 3 में उसका विपाटन हो जाएगा। यानी सिग्नल का विपाटन 3 भाग में हो जाएगा। तो हमें केवल इतना ही ध्यान रखना है कि पड़ोस में कितने परमाणु हैं, और उसी की कपलिंग के कारण वो n+1 में वो जो भी पीक होगी वो पड़ोस के n प्रोटॉन के कारण n+1 में उस पीक का विपाटन हो जाएगा, या पीक जो है वो 3 भाग उतने n+1 भागों में टूट जाएगी। अब सिग्नल की तीव्रता का अनुपात किस प्रकार से होता है, जैसे कि सिंगलेट है तो उसका तो विपाटन हुआ ही नहीं। अब सिंगलेट किस तरह का है, मैं एग्जाम्पल आपके सामने लूँगा अभी। डबलेट है, मान लो कोई पीक 2 में टूटी तो उसको हम कहेंगे डबलेट, और डबलेट का क्या हो गया, उसकी पीक की तीव्रता दोनों की सेम होगी। इसी प्रकार ट्रिपलेट है, जैसे अभी हमने लिया था ये ट्रिपलेट, तो हमने देखा पहले और लास्ट वाले की सेम है और बीच वाले की ज़्यादा, तो 1 2 1 में, और ये हमने दिखाया भी है। ये इस तरीके से जो प्रोटॉन है उसके चक्रण को हमने इस प्रकार से दिखाया, दोनों एक दिशा में, यहाँ दोनों भी एक दिशा में, और यहाँ विपरीत दिशा में 2 तरीके के अरेंजमेंट, तो 1 2 1। इसी प्रकार क्वार्टेट में हमने दिखाया 1 3 3 1, ये रहा 1 3 3 1, और ये भी हमने इसको सिग्नल को इस प्रकार से दिखाया। ऐसे क्विंटेट, ऐसे सेक्सटेट, सेप्टेट, इस तरह से हमें सिग्नल की तीव्रता प्राप्त होती है। हम आगे से आगे इसको लेते रहेंगे। अब एक एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, जैसे सबसे पहले हमने लेते हैं CH3CH2Cl का। अब इसमें हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे, नंबर ऑफ सिग्नल इसमें कितने हो गए, हमने कहा नंबर ऑफ सिग्नल यानी सिग्नल की संख्या, नंबर ऑफ सिग्नल, तो नंबर ऑफ सिग्नल हमने कह दिया 2। कौन कौन से, A और B, ये तो हम बता ही चुके हैं। एक तो हो गया A, एक हो गया B, और अप फील्ड पर कौन सा होगा, अप फील्ड पर होगा। यानी अगर मैं यूँ अगर अप फील्ड और डाउन फील्ड के हिसाब से बनाऊँ तो B होगा अप फील्ड पर, और ये कहाँ पर होगा, A जो होगा वो डाउन फील्ड पर होगा। ये तो हुआ नंबर ऑफ सिग्नल। पोजीशन हमने बताई दी अप फील्ड और डाउन फील्ड, क्योंकि ये Cl से इफेक्टेड है। अब आता है नंबर ऑफ सिग्नल, पोजीशन की भी हमने बात कर दी, पोजीशन की हमने बात कर दी, पोजीशन ऑफ सिग्नल। अब इसके बाद आता है पीक एरिया और पीक इंटेंसिटी। तो यहाँ हम जो पीक एरिया पीक इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो हमने कहा था 3H जो प्रोटॉन के कारण है, 3H प्रोटॉन की, यानी B की जो पीक होगी वो A से
अधिक होगी, क्योंकि ये 3 प्रोटॉन के कारण है और ये 2 प्रोटॉन के कारण है। और लास्ट आता है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, तो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल में हमने क्या कह दिया, जो B है वो इस 2 के कारण कितने में टूट जाएगा, 2 + 1 यानी ट्रिपलेट में, और जो A है वो इस B के कारण कितने में टूट जाएगा, यानी 3 + 1 बराबर यानी कितने में, 4 में टूट जाएगा। तो हम इस तरीके से उसको दिखाते हैं। जैसे हमने कहा ये TMS है, अब हमको दिखानी है कहाँ पर, B की कहाँ पर दिखानी है, अप फील्ड पर, और A की कहाँ दिखानी है हमें, डाउन फील्ड पर। अब इसमें हमको दिखाना है किसकी इंटेंसिटी, किसकी पोजीशन क्या है सिग्नल की हमने कहा ये B और A, ये हमने बता ही दिया, 2 पीक हो गई, और कहाँ पर हो गया, एक B और A। B कहाँ पर हो जाएगा, फील्ड पर। यहाँ 3 प्रोटॉन के कारण है तो ये हमने उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा दिखा दी, A के कारण है तो उसकी इंटेंसिटी हमने इसकी तुलना में क्योंकि 2 प्रोटॉन के कारण है तो हमने उसकी इस तरह से इंटेंसिटी कम दिखा दी। अब चूंकि B जो है वो कितने में टूट गया, A की वजह से, यानी कितने में टूटा, 2 + 1 यानी 3 में टूटा, यानी हमको ट्रिपलेट प्राप्त हुआ, तो हमने उसको यूं दिखा दिया। ये इस प्रकार से हमने इसको दिखा दिया। और जो A है वो कितने में टूटा, इस B की वजह से, वो 3 + 1 यानी कितने में हो गया, 4 में, तो हमने उसको यूं दिखा दिया। इस प्रकार से। तो यानी हमको क्या मिल गया यहाँ पर, B का क्या हो गया, B का मतलब 3H, और ये क्या मिल गया हमको, ट्रिपलेट, और यहाँ 2H, और 2H का हमको क्या मिल गया, क्वार्टेट। तो हमें इस प्रकार से पीक प्राप्त हो गया। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं इसी प्रकार से। हमने लिया CH3, ये अभी हमने लिया था एसिमेट्रिक ईथर। तो अब हमें पता है इसमें 3H एक ही सिग्नल देंगे, इसी प्रकार से ये 9H जो है वो भी एक ही सिग्नल देंगे। तो हमको दोनों का क्या होगा, यहाँ पर दोनों का ही हमको सिंगलेट प्राप्त होगा, इसका भी सिंगलेट और इसका भी सिंगलेट। और हमने ये बता ही दिया था कौन सा डाउन फील्ड पर होगा, ये डाउन फील्ड पर होगा, मिथाइल के 3 प्रोटॉन डाउन फील्ड पर होंगे। पीक इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, तो सिंगलेट ही होगा, क्योंकि ये पास में नहीं है, ये दूर हो गए, इनके बीच में इतने बॉन्ड आ गए, ये दूर हो गए, तो इनमें स्पिन कपलिंग नहीं होगी। हाँ, ये एक एग्जांपल लेते हैं, यानी 1,1,2 ट्राईक्लोरो इथेन, ये रहा Cl और C। अब इसकी एक पीक प्राप्त होगी हमें A, और इसकी भी ऐसे ही दूसरी है, यानी 2, ये एक जैसे हो गए और ये 2। अब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो गए, 2 सिग्नल प्राप्त हो गए। पोजीशन अब कौन सा डाउन फील्ड पर होगा, चूंकि ये 2 Cl इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, यहाँ इस कार्बन से एक ही Cl जुड़ा हुआ है, तो A जो होगा वो डाउन फील्ड पर होगा, और B कहाँ होगा, वो इसकी तुलना में, A की तुलना में वो अप फील्ड पर होगा। हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कि पीक एरिया, पीक इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो B की इंटेंसिटी क्या होगी, वो A से ज़्यादा होगी। अब लास्ट आता है स्प्लिटिंग। तो हमें पता है कि A जो होगा, A की जो पीक होगी यानी A की, वो इस 2 के कारण क्या हो जाएगी, यानी 1H के कारण है। पहले तो हम कह रहे हैं A की जो पीक है 1H के कारण है, तो इन 2H के कारण वो कितने में टूट गई, 2H के कारण वो 3 में। तो हमें क्या हुआ, 1H का ट्रिपलेट प्राप्त हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि 2 + 1 इसके पड़ोस में है, 2 प्रोटॉन, इक्विवेलेंट प्रोटॉन, तो 2 + 1। इसी प्रकार जो B की पीक होगी, चूंकि वो 2 प्रोटॉन के कारण है, और उसके प्रोटॉन उसके पड़ोस में कितने हैं, उसके पड़ोस में एक ही प्रोटॉन है, तो वो 1 + 1 यानी कितने, हमको 2H का क्या मिला, हमें डबलेट। इस प्रकार से हमें ये भी सिग्नल प्राप्त हो गया। लास्ट एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पर C4H9Br, ये हमने लिया C4H9Br, और इसका हमें मिला डेल्टा 3.33 और 3.33 और 2H डबलेट। इसी प्रकार यहाँ डेल्टा 1.046H डबलेट, और इसी प्रकार से इसका मिला डेल्टा 1.95 और 1H मल्टीप्लेट।
अब यहाँ हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, इस कंपाउंड के लिए हम कितने तरह के आइसोमर बना सकते हैं। तो हम देखते हैं एक तरह से CH3 CH2 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 Br। एक हम लेते हैं स्ट्रक्चर इस प्रकार से, एक इसी प्रकार से हम आगे और लेते हैं। और एक लास्ट इस प्रकार से। अब हमें देखना है कि ये पीक वास्तव में किसकी है, ये जो पीक है वो किसकी होगी। तो अभी इसका आंसर है ये। अब ये आंसर किस तरीके से निकलेगा ये हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम और भी एग्जाम्पल लेंगे। और एक टॉपिक जो इसका और होगा वो होगा कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट क्या है, और इसी के साथ में ये जो इस एग्जाम्पल को लेंगे, और कंबाइंड एप्लीकेशन भी NMR के तथा NMR के साथ UV IR के भी लेंगे।